सूडो फोर्स। क्या होता है बेटा सूडो फोर्स? जब क्या होता है कि जब ऑब्जर्वर एक ऐसे फ्रेम में बैठा हो जो एक्सेलरेटिंग हो, मींस नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, तो हम लोग एनालिसिस करते हैं तब एक सारे ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगता है जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे कि हम समझने की कोशिश करेंगे, इसमें लिख लेते हैं व्हेन ऑब्जर्वर इज सिटिंग। सर आपकी साउंड अच्छे से नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? तो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? अब आ रही है? हाँ यस सर। When observer is sitting in a non-inertial frame, in a non-inertial frame, then all the objects experiences a force which is called as experiences a force that is called as pseudo force। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? जैसे कि हम लोग समझते हैं अभी इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम का मीनिंग होता है एक्सेलरेटिंग फ्रेम। ऐसे समझ लो आप कि जो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है जहां पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के जो चीजें होती हैं वो थोड़ी थोड़ी वैलिड नहीं हो पाती हैं। जैसे कि समझो कि अगर एक ये ट्रेन का कंपार्टमेंट है, कैसा है बेटा ट्रेन का कंपार्टमेंट, आपने देखा होगा अगर हम इसको आगे चलते हैं, कभी भी आप मेट्रो में सारे लोग ट्रेवल किए हैं, जब मेट्रो ब्रेक लेती है मीन्स उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तब लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, झुकते हैं कि नहीं झुकते हैं? जब एक्सेलरेट करती है तो हम लोग पीछे की तरफ झुक जाते हैं। सपोज इसमें बेटा कोई भी एक पेंडुलम लटका हुआ है, अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, बात में आ रही है बेटा? एक यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो ये ऑब्जर्वर ए, ये ऑब्जर्वर बी। तो ऑब्जर्वर ए होगा, उसके लिए तो ये एक्सेलरेट कर रही है तो इंजन फोर्स लगा रहा होगा, आगे की तरफ लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा, राइट? जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन भी होगा ए, जिसकी वजह से उसका एक एक्सेलरेशन भी होगा ए। मान लेते हैं इसका मास है m और एक्सेलरेशन है a, ठीक है? तो ए को तो ये फोर्स दिखाई देगा, ए को तो ये फोर्स दिखाई देगा क्योंकि ये बाहर बैठा है। बट ये जो बी है, बी के लिए ये जो ट्रेन का कंपार्टमेंट है ये कैसा होगा? रेस्ट पे होगा। कैसा होगा? रेस्ट पे होगा। बट ये फोर्स आगे की तरफ लग रहा है जिसकी वजह से जो ये ऑब्जेक्ट है, जो ये बॉब है, ये पीछे की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताओ बेटा। ये हल्का सा पीछे की तरफ टिल्ट हो जाएगा, आपने फोर्स नोटिस किया होगा। बट बी को क्या लगेगा कि ये तो रेस्ट पे है और रेस्ट पे होगा तो ये नीचे की तरफ होना चाहिए था, ये पीछे क्यों आ गया है, राइट? तो कितना इस पे भी एक फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है बेटा? चलो हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। पहले हम इसको देखेंगे, पहले हम इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, बाहर से खड़े होकर इसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो ये बेटा एंगल बनाया, मान लेते थीटा। कितना एंगल बनाया? थीटा। क्लियर बेटा? अब इसके लिए आगे जा रहा है, सारी चीजें इसके अंदर है वो ए के एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, ए के एक्सेलरेशन से आगे जा रही है। तो इसका बेटा जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक टेंशन फोर्स लगेगा यहाँ पे, और ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका कंपोनेंट आ जाएगा बेटा टी साइन थीटा, इधर ऊपर वाला आ जाएगा टी कॉस थीटा। क्या आ जाएगा? टी कॉस थीटा। नीचे की तरफ एम जी लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा? एम जी लग रहा होगा। बात समझ में आई बेटा? ये सबको समझ में आया नहीं आया? यस सर। ठीक है। अच्छा, और इसका एक्सेलरेशन भी बाहर वाले को तो ए दिखाई दिया क्योंकि ट्रेन का एक्सेलरेशन ए है तो इसका भी ए होगा। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? तो ऐसा दिखाई दे रहा है इसको। तो अगर ये अपनी इक्वेशन ऑफ मोशंस लगाएगा तो क्या लगाएगा भाई? देखो एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, वाई में कोई मोशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये स्टेबल है, वाई में अभी ये मूवमेंट नहीं कर रहा है, बस यहाँ पे स्टेबल हो गया। तो वाई में नेट फोर्स कैसा होगा बेटा? जीरो होगा। तो यहाँ से टी कॉस थीटा की वैल्यू किसकी बराबर आ जाएगी? एम जी के बराबर। बात समझ में आई? आया ना? और ए को एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करा रहा है? ये वाला फोर्स एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा, ये वाला फोर्स एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? हेलो।
ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है? तो ये टी कॉस थीटा इधर और ये टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहा होगा, तो दूसरी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। बात समझ में आई बेटा? है ना? यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक यहाँ पे टी साइन थीटा, यहाँ पे टी कॉस थीटा बेटा। बात समझ में आई? हाँ या ना? यहाँ पे हम लोग थीटा वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली। थीटा की वैल्यू कैसे देंगे, इन दोनों के इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो हमें थीटा मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी ए बाई जी। टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ए बाई जी आ जाएगी। बात समझ में आ रही है बेटा? टेन थीटा की वैल्यू वर्टिकल से कितनी आ जाएगी, ए बाई जी। टेंशन भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, टेंशन भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो जैसे कि अगर ये इसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं, किसके, इसके खुद के रिस्पेक्ट में देखते हैं, इसके खुद के रिस्पेक्ट में देखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, इसी के रिस्पेक्ट में, किसके, ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में। तो बी के रिस्पेक्ट में इसके पास एक एक्सेलरेशन है ए, तो इसका भी बेटा एक्सेलरेशन होना चाहिए ए। कैसा होना चाहिए, ए पीछे की तरफ, क्योंकि अगर रिलेटिव मोशन में जो भी, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट में बैठते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की सारी चीजें मिल जाती हैं बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट को। बात में बेटा, अगर ए का एक्सेलरेशन है तो इसका ए का एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कराएगा भाई, अगर मास है तो फोर्स प्रोवाइड कराएगा पीछे की तरफ। तो इसी ए के एक्सेलरेशन को कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ फोर्स लगा देते हैं एम इंटू ए का, एम इंटू ए का। तो अपनी सारी की सारी इक्वेशंस कैसी होती हैं, बैलेंस होती हैं। और ये कौन सा जो फोर्स है, इसको हम लोग बोलते हैं सूडो फोर्स। क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स। बात समझ में आई बेटा? नीचे की तरफ एक mg लगेगा, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। बात समझ में आई? तो इसके रिस्पेक्ट में ये नोट कर लो आप लोग बेटा, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे बी के रिस्पेक्ट में, तो बी के रिस्पेक्ट में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा, विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी। यहाँ पे एक फोर्स क्या लगेगा बेटा, यहाँ पे फोर्स लगेगा एम ए का, एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg का, और यहाँ पे एक फोर्स लगेगा टी का। और ए को ये कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, रेस्ट पे, विद रिस्पेक्ट टू बी, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू बी, नॉट ए। बी के रिस्पेक्ट में कैसा है, बॉब इज एट रेस्ट, बॉब इज एट। बात से में आ रही बेटा? बी के रिस्पेक्ट में कैसा है, बॉब कैसा है, रेस्ट पे है। जब रेस्ट पे है तो सिंपल सी बात है, तो हम इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं चीजें। देखो अगेन फिर से सेम आ जाएंगी। ये एंगल कितना है, थीटा है, तो अगेन हम लोग लिखेंगे टी साइन थीटा इज इक्वल टू mg, टी साइन थीटा इज इक्वल टू mg, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना आ गया, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू ma। हमारी सेम तरीके की इक्वेशन फिर से, सॉरी उल्टी बन गई है, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, टी साइन थीटा इज इक्वल टू ma, क्योंकि ये ऊपर वाला कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, आगे वाला आएगा टी साइन थीटा। तो ये दोनों इक्वेशंस बन जाती हैं। अगर हम सूडो फोर्स लगा देते हैं तो सेम तरीके की इक्वेशंस अपनी आ जाती हैं। सूडो फोर्स रियलिस्टिक फोर्स नहीं होता है, ये इनर्शियल फोर्स तरीके से हम लोग बिहेव करते हैं, क्योंकि उसके पास इनर्शिया है पीछे की तरफ रहने का, इसके लिए वहां पे लग गया। तो कितना लगता है बेटा, सूडो फोर्स जो लगता है, सूडो फोर्स जो लगता है, तो सूडो फोर्स किसी पे भी लगेगा, कब लगेगा, जब बेटा सूडो फोर्स कब लगेगा, सूडो फोर्स विल एक्ट when motion is observed with respect to an accelerating frame, with respect to an accelerating frame। बेटा एक्सेलरेटिंग होना चाहिए, एक्सेलरेटिंग फ्रेम। बात सुन रही बेटा? अमाउंट ऑफ सूडो फोर्स कितना होगा बेटा, वैल्यू ऑफ सूडो फोर्स कितनी होगी, सूडो फोर्स इज इक्वल टू सूडो फोर्स ऑन a mass m, on a mass m is equal to mass of the object, mass of the object, mass of the object multiplied by acceleration, acceleration of the frame, acceleration of the frame। acceleration बेटा फ्रेम का, acceleration हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का लेंगे। क्या लेंगे बेटा, एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। बात समझ में आ रही है, आया ना? एक्सेलरेशन हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का लेंगे, और किधर लगेगा, सूडो फोर्स विल एक्ट pseudo force will act in opposite direction of the acceleration
ऑफ द फ्रेम, ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल। बात समझ में आगे बेटा, हाँ या ना? सर यस हाँ। सर कोई पार्टिकल अगर फ्रेम के अंदर है तो उसका एक्सेलरेशन क्या लेंगे? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेंगे या फिर विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम लेंगे? कौन सा? सर कोई ऑब्जेक्ट फ्रेम के अंदर है। हाँ, तो एक्सेलरेशन बेटा उसमें सूडो फोर्स लगाएंगे पहले, तो सूडो फोर्स लगाने के बाद उसका जैसा मोशन होगा वैसा ऑब्जर्व कर लेंगे। बात समझ में आई? जैसे कि मैं बता देता हूँ अभी, कोई भी एक, चलो ऐसे समझते हैं, ये अपने पास एक कार है, ये कोई भी एक स्लैब है, स्लैब चल रही है, इस पे एफ का फोर्स लगाया। कैसा लगाया बेटा? एफ का फोर्स लगाया। यहाँ पे एक मास रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था? मास। यहाँ पे एक मास रखा हुआ था। हेलो, सर आवाज नहीं आ रही। सर आप म्यूट हो। ठीक है, अब आ रही है? देखो बेटा, ये हमने Yes. एम मास का एक कार्ट लिया, ये एम मास का एक कार्ट लिया। अब ये क्या कर रहे हैं, चलो देखते हैं। हम क्या करते हैं, यहीं पे बैठ जाते हैं। तो अब इसके पास फोर्स होगा कि नहीं होगा? इसका मास है कैपिटल एम। हम ऑब्जर्वर को यहीं पे बिठा दिए। कहाँ बिठा दिए? इसी प्लैंक पे। अगर ये अपना ऑब्जर्वर है, ये अपना ऑब्जर्वर है, तो इसके हिसाब से ये प्लैंक कैसी है बेटा? रेस्ट पे। ऑब्जर्वर के हिसाब से प्लैंक कैसी है? रेस्ट पे। बताओ है कि नहीं है? यस रेस्ट सर पे है। ठीक है, प्लैंक रेस्ट पे है, लेकिन आप एक्चुअली देखोगे कि यहाँ पे अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है और अगर हम कार्ट पे फोर्स लगाते हैं, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, अगर हम कार्ट पे फोर्स लगाते हैं तो कार्ट क्या करेगी? नीचे से स्लाइड हो जाएगी। बात में आ रही बेटा? हाँ या ना? हेलो, जब यहाँ पे Yes. फ्रिक्शन नहीं है तो ये मास बेटा मूव नहीं करेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कार्ट नीचे से स्लाइड हो जाएगी। मीन मास कैसा है कि कार्ट ऐसे ही रह जाएगी, थोड़ी देर में कार्ट ऐसे पहुंच जाएगी, मास यहीं पे आ जाएगा, ऑब्जर्वर के पास आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, लेकिन इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये भाई देखो, उसके हिसाब से ये तो रेस्ट पे है, इसके हिसाब से कार्ट तो रेस्ट पे है, क्योंकि कार्ट के ऊपर ही बैठा है। ठीक है, तो इसको क्या लगेगा कि ये मास को पता नहीं क्या होगा, ये मास अपने आप चलता हुआ मेरे पास आ रहा है। मास में आ रही बेटा? इसको क्या दिखा देगा कि मास मेरे पास चलता हुआ आ रहा है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए, इसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अब हम जब जैसे ही ये ऑब्जर्वर आया, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन होगा आगे की तरफ। कितना एक्सेलरेशन होगा? मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन है, ए की वैल्यू कुछ आ जाएगी, मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन है। तो जो भी एक्सेलरेशन इस कार्ट का होगा, इस पे हम इसके रिस्पेक्ट में एक सूडो फोर्स लगाएंगे एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसमें एक्सेलरेशन ये वाला लेंगे, मास जिस ब्लॉक पे लग रहा है उस पे लेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे। बात समझ में आई बेटा? हाँ या ना? अब इसके रिस्पेक्ट में कार्ट रेस्ट पे है और ये आगे पीछे की तरफ चल रहा है, तो अब ये जस्टिफाइड है। क्यों जस्टिफाइड है? क्योंकि ये वाला जो सूडो फोर्स है वो इसको पीछे की तरफ ला रहा है। बात समझ में आई बेटा? हेलो, हेलो। यस सर आगे। ठीक है, चलो इसके और क्वेश्चंस करते हैं। एक तो अभी मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था, एक कार्ड थी बेटा, इसको ऐसे रखा हुआ था, ये एम मास का था, ये स्मॉल एम मास का था। हमने पूछा था बेटा बताओ इसमें कितना फोर्स लगाया जाए सो दैट कि ये इसके ऊपर रेस्ट पे रहे, सो दैट कि इसके ऊपर रेस्ट पे रहे। करवाया था कि नहीं करवाया था बेटा? याद है या नहीं? सर हाँ सर जो ये पीछे वाला कहते हैं, पिछले वाला किया है ब्लॉक वाला कार्ट वाला, तो सर हाँ इस कहते हैं सूडो फोर्स ब्लॉक पे लगेगा, कार्ट पे भी लगेगा? बेटा, नहीं कार्ड पे नहीं लगेगा। कार्ड पे क्यों लगेगा? क्योंकि कार्ड का ही तो एक्सेलरेशन है। एम प्लस एम में नहीं लगेगा सर? ना ना ना, तो जिसका मोशन एनालाइज कर रहे हैं बेटा, उसके अलावा जो फ्रेम है, जो फ्रेम है उसके अलावा जो भी चीजें हैं उन पे सब पे हम लोग सूडो फोर्स लगा देंगे। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? हाँ या ना? यस सर। हेलो,
तो उस फ्रेम में जितनी भी चीजें हैं, उस फ्रेम में जितनी भी चीजें हैं, उन सब पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग सूडो फोर्स कहते हैं। चलो देखो इसकी बात करते हैं, क्योंकि ये वाला तो बेटा रेस्ट पे हो गया ना, ये वाला कैसा हो गया, रेस्ट पे हो गया, ये वाला कैसा हो गया, रेस्ट पे हो गया। इस ऑब्जर्वर को कौन कौन से फोर्सेस दिखाई देंगे जरा देखो, इस ऑब्जर्वर को बेटा कौन कौन से फोर्सेस दिखाई देंगे। इस ऑब्जर्वर को ये फोर्स दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा क्या, नहीं, क्योंकि बाहर लगाया गया, बट ये चल के आ रहा है, इसलिए बेटा ये इसके पास आ रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है, ये पास आ रहा है तो इसमें हमने इस पे लगाया फोर्स, किस ब्लॉक पे। और कोई भी होगा इसके ब्लॉक पे ऊपर भी रखा होता तो इसको भी हम लोग लगा देते, इसके ऊपर भी हम लोग लगा देते। बात समझ में आई, आया ना। अच्छा सर, जब जब कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होगा तब हम कहते हैं मतलब दोनों का मास कहते हैं, मतलब कंबाइन करेंगे। जब बेटा ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होगा तब कब मास कंबाइन करेंगे, जब ये दोनों साथ में मोशन करेंगे। अगर Yes, साथ में मोशन नहीं कर रहे तो नहीं करेंगे। यहाँ पे साथ में हो रही है मोशन, नहीं हो रही भाई, हो रही है क्या बेटा, नहीं हो रही है सर। नहीं हो रही, तो हम क्या कंबाइन कर पाएंगे, नहीं। नहीं सर, यहाँ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखो इस वाले केस में, इस वाले केस में बोला गया कि बताओ बेटा एफ की कितनी वैल्यू होनी चाहिए सो दैट कि ब्लॉक ऊपर वाला एम है वो कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहे। तो सिंपल सी बात है, ये फोर्स लगाएंगे तो ये आगे तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वर को बिठा देते हैं इसी कार्ड के ऊपर, यहाँ पे बिठा दिया। अब जैसे ही हमने ऑब्जर्वर को कार्ड पे बिठाया तो ये कैसा हो गया, कैपिटल एम कैसा हो गया, रेस्ट पे। कैपिटल एम उसको कैसा दिखाई देगा बेटा, रेस्ट पे दिखाई देगा। और जैसे ही रेस्ट पे दिखाई दिया तो हमें सिंपल सी बात है कि अब इसके साथ तो ये ब्लॉक स्लाइड हो जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं स्लाइड हो रहा है, क्योंकि इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा, सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, जो भी बेटा इसका एक्सेलरेशन होगा, मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन है ए, अभी अज्यूम क्या है इसके पता नहीं है, हमें आपको निकालना है एक्सेलरेशन, उसी को निकालना है बेटा। ठीक है, मान लेते हैं इस कार्ड का एक्सेलरेशन है बेटा कितना, ए का एक्सेलरेशन है, तो इसमें पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा एम ए का, ये पता है, आया ना, ये सूडो फोर्स लग गया। बात समझ में आई बेटा, आया ना। Yes. अब इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ऐसा बनेगा, फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा, एक पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगा एम ए का, क्योंकि ए इसका एक्सेलरेशन है, इस वाले का मास स्मॉल एम है तो स्मॉल एम ए लगेगा, नीचे की तरफ एक एम जी लगेगा जो लग रहा था, और एक इधर की तरफ क्या लगेगा बेटा, नॉर्मल। बात समझ में आई, आया ना। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वर के लिए बेटा ये ब्लॉक कैसा होगा, रेस्ट पे होगा। कैसा होगा, क्योंकि ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, तो इस ऑब्जर्वर को जो वहीं बैठा है उसके लिए ब्लॉक जहां था वहीं दिखाई देगा, रेस्ट पे दिखाई देगा। अब इसके हिसाब से रेस्ट पे दिखाई देगा, तो इसके हिसाब से हमने ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है इसका। तो ये सारे फोर्सेस कैसे होने चाहिए, एक दूसरे से बैलेंस होने चाहिए। सारे फोर्सेस कैसे होने चाहिए बेटा, एक दूसरे से बैलेंस होना चाहिए। नेट फोर्स कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो हम 0 कर देते हैं भाई उठा के। ये एंगल कितना है अपना, ये एंगल है थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो कंपोनेंट ले लो भाई नॉर्मल रिएक्शन के, इधर की तरफ क्या है बेटा, एन साइन थीटा आ गया, ऊपर क्या आया, एन कॉस थीटा आ गया। तो एन कॉस थीटा की वैल्यू mg के बराबर आ गई और एन साइन थीटा की वैल्यू ma के बराबर आ गई, एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो बेटा, वहां पे यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एन कॉस थीटा should be equal to mg और एन साइन थीटा should be equal to ma। यस और नो, ये समझ में आया कि नहीं आया। हमें क्या निकालना है बेटा, एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें क्या निकालनी है, एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करें भाई, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से एम कट गया, यहाँ से एन कट गया, क्या बचा बेटा यहाँ पे, cos थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू जी बाई ए। यस और नो, ए इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से ए को इधर ले लो, वो आ गया बेटा G cos- जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, राइट। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर बेटा, बात समझ में आई। Yes, sir. तो जी टेन थीटा, ये क्वेश्चन देखो पहले भी हमने कराया था, उसमें भी अपना जी टेन थीटा ही आ रहा था। क्लियर, कोई दिक्कत, Clear, sir. कोई दिक्कत बेटा, नो सर। है ना। नो सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। एक थोड़ा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन बना देते हैं।
सर ज्यादा ऊपर ऐसा दिख नहीं रहा ऊपर का पोर्शन। ठीक बेटा, बात समझ में आ गई? ये ऐसे रखे गए हैं, ये नीचे वाला जो ब्लॉक है उसकी वैल्यू है 5m, बाकी दोनों mm के हैं। कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, कहीं भी कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। बात समझ में आई? है या ना? Yes, sir. कहीं भी बेटा कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो बताओ बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ, इस ब्लॉक को ए बोल लेते हैं, इसको बी बोल लेते हैं, इसको सी बोल लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ए बी एंड सी, बताइए सी चलेगा कि नहीं चलेगा, पहले ये बताओ। Sir, सी चलेगा कि नहीं rest चलेगा? पे ही रहेगा ना, उसमें कोई फोर्स कहाँ लग रहा है, सही बताओ। सर सी पे तो कोई फोर्स लग नहीं रही ना। है, है? सर सी रेस्ट पे ही रहेगा। अच्छा सी रेस्ट पे ही रहेगा पक्का। यहाँ पे जो सी पे टेंशन लगेगा इस पुली पे राइट साइड, उसको कौन बैलेंस करेगा अगर रेस्ट पे रहेगा तो? यहाँ पे बेटा जो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो टेंशन लगेगा सी का, सी पे यहाँ पे टेंशन लगेगा नहीं लगेगा पुली पे? बताओ इधर की तरफ, लगेगा Yes, कि नहीं sir. लगेगा? जल्दी बताइए बेटा। लगेगा सर। लगेगा ना? तो अगर वो लगेगा, यहाँ पे कहीं फ्रिक्शन नहीं है, तो उसको कौन बैलेंस करेगा अगर नहीं चलेगा तो? मान लेते नहीं चलता है, थोड़ी देर में मान लेते नहीं चलता है, तो ये तो केवल वाई डायरेक्शन में मोशन होगा, तो यहाँ पे नॉर्मल लगने की कोई उम्मीद ही नहीं है, तो ये टेंशन बेटा इधर होगा, तो उसको कौन बैलेंस करेगा बताओ? तो पहले सी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये पुली पे बेटा एक टेंशन इधर लग रहा है, एक वाई डायरेक्शन में आ रही है, हमें कोई लेने देने की जरूरत है नहीं, ये इधर लग रहा है। तो बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। एक नॉर्मल एक्शन यहाँ पे लगेगा, एक नॉर्मल एक्शन इस ऊपर वाले ब्लॉक से नीचे की तरफ आएगा। वाई डायरेक्शन में हमें कंसीडर करने की जरूरत है क्या? नहीं, वाई में नहीं करने की जरूरत है, तो वाई के सारे बना ही देते, बिगाड़ ही देते, कोई जरूरत नहीं है। ये बताओ बेटा, इसको कौन बैलेंस करेगा बताओ? इसको कौन बैलेंस करेगा? सर सी का मोशन। जब बेटा टी को कोई बैलेंस ही नहीं कर रहा तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ? हेलो, तो ये चलेगा भाई, किधर चलेगा? राइट में ही चलेगा। किधर चलेगा बेटा? राइट में ही चलेगा। तो मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन है ए सी, कैसा है? ए सी। क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं? हेलो हेलो, आ रही है सर, चलो आगे करो। सही बताओ, आगे करें? चलिए देखो, तो बेटा ये आगे चलेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आगे चलेगा ए सी से आगे चलेगा। क्लियर? तो इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं अब देखो। अब एक फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, जब ये आगे चलेगा तो ये बी वाले ब्लॉक को आगे पुश करेगा, बी वाले ब्लॉक को आगे पुश करेगा, तो इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन जरूर लगेगा, जो सी पे किधर लगेगा बेटा? पीछे की तरफ, एन लगेगा। यहाँ पे हमने एन माना यहाँ पे, ठीक है, एक्सेलरेशन में। तो हम लोग इसके लिए क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं टी माइनस, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग लिख रहे हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। यहाँ पे टेंशन में टी माना, टी माइनस एन इज इक्वल टू एम नॉट एम 5m टाइम्स ए सी। ये क्वेश्चन नंबर ऑफ 1। क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई? आया ना? चलो, एक चीज और हमें पता है, एक चीज और हमें क्या पता है? एक चीज हमें ये पता है
कि अगर हम, अब देखो सिंपल सी बात है, जब ये आगे चल रहा होगा, ये नीचे आ रहा होगा, ये इधर आ रहा होगा, तो इसके पास भाई एक्सेलरेशन गड़बड़ होंगे। तो यहाँ पे दो दो एक्सेलरेशन होंगे, क्योंकि आगे सी के साथ आगे भी चल रहा होगा और नीचे भी आ रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार यहीं पे बैठ जाते हैं, एक बार इसी पे ब्लॉक पे बैठ जाते हैं। तो हमने इसको कर दिया रेस्ट पे। जैसे ही इसको रेस्ट पे किया भाई, दो फोर्सेस लग गए। कौन कौन से? इस पे एक और फोर्सेस लग, एक और फोर्स लग गया बेटा, कितना? MAC लगा पीछे की तरफ। इस पे भी इधर लगा बेटा MAC पीछे की तरफ, MAB पीछे की तरफ। बात में आई? MAC पीछे की तरफ, दोनों में मास सेम है, इसलिए बेटा दोनों पीछे की तरफ सेम सेम लग गए जब हम यहाँ पे बैठे। तो अब इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जरा। अब इनका हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो बी का बनाया, देखो कैसा हुआ। अब तो बेटा कैसा होगा, ये रेस्ट पे हो गया, तो बी केवल ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ये आगे पीछे मूव कर सकता है। क्लियर? ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो जरा देखो बेटा, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, किसका? इसका, ये वाला, इसका एक, इसका यहाँ पे बेटा इसका रिएक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, और एक सूडो फोर्स भी लग रहा है यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, किधर? इधर की तरफ, विच इज M into AC, विच इज M into AC। और यहाँ पे ये कैसा है, इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। अब ये रेस्ट पे मींस एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, तो ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अपोजिट डायरेक्शन में तो है ही, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? MAC के बराबर आ गई। कितनी आ गई? MAC के बराबर आ गई। ये एक इक्वेशन बन गई अपनी। और देखो, हेलो, हाँ, कब? कितना? अभी सर मैं क्लास में, अभी कहाँ से कर दूं? बताया तो था मैंने कितने पढ़े मेरे पास। मेरी क्लास 2 बजे तक है, 1 बज रहा है। कर तो कहाँ से कर दूंगा, देखूंगा अभी, रुको अभी। हाँ, ओके। एक मिनट होल्ड बेटा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इसके बराबर की, अपनी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखो इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन हमने माना, इसका एक्सेलरेशन हमने माना कितना बेटा? इसका एक्सेलरेशन हमने माना एक्सेलरेशन ऑफ ए। बट ये जब हम किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। जब ये यहाँ पे बैठा हुआ है, तब इसको ए से पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है। बात समझना बेटा, तब इसको ए से पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। अच्छा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, तो इस पे एक वाई डायरेक्शन में भी तो फोर्स लगेगा, टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा? नीचे की तरफ mg लगेगा, बताओ बेटा, लगेगा कि नहीं? हेलो, तो दूसरी इक्वेशन क्या है अपनी? n इज इक्वल टू MAC है, ये भी हमें पता है। वाई डायरेक्शन में देखिए बेटा, इसका इक्वेशन वाई में ये नीचे जा रहा होगा, वाई में ये नीचे जा रहा होगा, ये वाई में नीचे जा रहा होगा, तो वाई वाला डायरेक्शन वाला क्या मान ले बेटा? ए वाई मान लेता है, ए वाई मान लेते हैं। वाई में अगर ये नीचे इधर से जा रहा होगा, नीचे की तरफ, उतनी ही एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा जितने से ये इधर की तरफ आगे, लेफ्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में। बात सुन आ रही बेटा सबको? नहीं आ रही है? एक बार हाँ या ना में आंसर, तो मेरी आवाज आ रही है बेटा? एक अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्लीज आप लोग ध्यान रखिए, इससे काफी सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी अगर आप लोग अच्छे से करेंगे इसको। यहाँ तक इन इक्वेशन को कोई लिखने में किसी को दिक्कत आ रही है? नेहा, निशा, बेटा समझ आ रहा है? अच्छा, ये समझ आया कि जो ए वाई है वो ए के बराबर क्यों आया? क्योंकि ये तो रेस्ट पे है, तो जितना ये नीचे जाएगा उतना ये इधर की तरफ आ जाएगा। बात समझ आ रही है? यस सर। क्योंकि सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो बाई डायरेक्शन में जरा देखो, इस पे फोर्स लगाएंगे। अगर बाई डायरेक्शन वाली इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? mg माइनस टी इज इक्वल टू MAC। यस और नो? mg माइनस टी इज इक्वल टू MAC। mg माइनस टी इज इक्वल टू, सॉरी, mg माइनस टी इज इक्वल टू MA बाई mg माइनस टी इज इक्वल टू MA और AA क्या है? AA के बराबर है, तो AA अकेला लिख दो, AA। mg माइनस टी इज इक्वल टू MAA। ये एक इक्वेशन बन गई अपनी। अपने पास कितने अननोन्स है भाई? 3-4 अननोन्स है। कौन कौन से अननोन्स है भाई? इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन, 3 तो ये अननोन है। चौथा एक टेंशन अननोन है। चौथा एक क्या बेटा? टेंशन अननोन है। अगर हमने नॉर्मल रिएक्शन लगाया तो उसके लिए तो अपनी एक इक्वेशन बनी जाएगी। तो 4 ही अननोन्स है मेजरली, एक अपनी नॉर्मल रिएक्शन वाली आएगी, क्योंकि इससे हमें 2 इक्वेशन मिल गई यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई, 2 ब्लॉक का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, यहाँ तक नोट कर लिया। तीसरे का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं बेटा, तीसरे का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तीसरा कौन सा है? ए ब्लॉक।
ए ब्लॉक की अगर हम बात करें, ए ब्लॉक में बेटा देखो एक एम ए सी का सूडो फोर्स लग रहा है और एक टेंशन लग रहा है, वाई डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। और इधर की तरफ बेटा इसका एक्सेलरेशन कितना है, ए है, किसके रिस्पेक्ट में, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ब्लॉक के, सी के रिस्पेक्ट में इसका मास है। तो इसके लिए एक इक्वेशन लिख लो बेटा, क्या लिखेंगे, टी प्लस एम ए सी इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ ए ए। बात समझ में बेटा, ये लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। फोर्थ इक्वेशन आ गई बेटा आपके पास, क्लियर, कोई दिक्कत? तो कितने अननोन है बेटा, देखो यहाँ पे AC और AC अपना अननोन है, T अननोन है, ठीक है बेटा, बात समझ में आई, आया ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है भाई। कितने अननोन है बेटा, देखो यहाँ पे T अननोन है, N अननोन है, 1 2 3 4, 1 2 3 और एक ये 4 अननोन है अपने पास बेटा, ठीक है, 1 2 3 4 अननोन है, बाकी 4 अननोन है, तो 4 इक्वेशन अपने पास, ये भी 4 इक्वेशन, क्योंकि हम AC भी काउंट कर चुके हैं और ए भी काउंट कर चुके हैं पीछे और T भी काउंट कर चुके हैं। तो कितने अननोन है बेटा अपने पास, जरा देखो, ए अननोन है, AC अननोन है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है, और AB में केवल Y वाला अननोन है, ठीक है, Y वाला अननोन है, Y वाला भी A के बराबर ही है, तो सेम ही चीज है, A के बराबर ही है। चलिए देखिए, तो AC और क्या अननोन है बेटा, T और N। तो अपनी 4 इक्वेशन है, चारों को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करना है, चलो देखो कैसे करना है, चलो देखो, ठीक है बेटा। तो N की वैल्यू हम लोग क्या करें, यहाँ पे पुट करते हैं, N की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो एक इक्वेशन आ जाएगी अपनी, कितनी आ जाएगी, T इज इक्वल टू MAC प्लस N आएगा, N को उधर ले जाएंगे तो N पॉजिटिव हो जाएगा, और T की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 6MAC आएगी कि नहीं आएगी, जल्दी से बताओ, 6MAC। तो T की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 6MAC, क्लियर बेटा, T की वैल्यू इतनी आ गई। इस T की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इस T की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो A आ जाएगा, कितना आ गया बेटा, T 6MAC, 6MAC प्लस MAC इज इक्वल टू MAA भाई, ठीक है, 7MAC इज इक्वल टू MAA, ये कैंसिल आउट हुआ, क्या आया बेटा, 7AC इज इक्वल टू AA। ये पता चल गया भाई हमें, ये पता चल गया, क्लियर। तो हमने कौन कौन सी इक्वेशन यूज कर लिया भाई, ये दोनों यूज कर लिया, अब ये बची अपने पास, बात समझ में आ रही बेटा, आया ना। तो AA और T की वैल्यू इस वाले में पुट कर दो, दोनों से जो हमने निकाली, ये क्या है इक्वेशन, mg माइनस टी इज इक्वल टू MAA, mg माइनस टी इज इक्वल टू MAA, यही अकेली इक्वेशन बची जो हमने यूज नहीं की है, बाकी तीनों हमने यूज कर ली। कहाँ पे यूज कर ली, देखो ये दोनों हमने यहाँ पे यूज करी, एक से हमने N को एलिमिनेट किया, ठीक है, AC के टर्म में हमने निकाला T को AC के टर्म में निकाला, फिर हमने AC और AA में रिलेशन निकाला, AC और AA में रिलेशन निकाला, और AC और T की वैल्यू हमने पुट कर दी उठा के, AC और T की वैल्यू हमने पुट कर दी उठा के यहाँ पे, बात समझ आई बेटा, है ना। तो यहाँ से हम किसी, अब T की वैल्यू कितनी है, 6MAC है, तो यहाँ पे पुट कर दो mg माइनस 6MAC इज इक्वल टू m, AA को भी हमने अभी अभी निकाला बेटा, AA को 7AC निकाला है, क्या निकाला है, 7AC। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, m से m और m कैंसिल आउट हो गया, या g माइनस 6AC इज इक्वल टू 7AC, 6AC इज इक्वल टू 7AC। यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, जरा देखो, G डिवाइडेड बाई 13, कितनी आ गई, G डिवाइडेड बाई 13, बात समझ में आई, आया ना, हेलो, यस सर, यस सर। G डिवाइडेड बाई 13, AC की वैल्यू आ गई, तो AA की भी वैल्यू आ गई, AA की वैल्यू कितनी आ गई, AA की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से देख लो भाई, AA की वैल्यू कितनी आ गई, 7G/13, कितनी आ गई बेटा, 7G/13। और क्या पूछा है बेटा, टेंशन पूछा है, तो टेंशन की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, AC वाले टर्म में हमारा दिया गया, देखो भाई यहाँ से टेंशन निकाल सकते हो, टेंशन कितना आ गया, टेंशन आ गया 6mg/13, टेंशन कितना आ गया बेटा, 6mg/13, टेंशन कितना आ गया, 6mg/13, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू बेटा AC की, 6mg/13
13। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ या ना? हेलो, क्लियर? अच्छा, एम ए बी के पास क्या है देखो जरा, एम ए बी के पास बेटा दो एक्सेलरेशन है। कौन सा? अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चेक करें सबका, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एम बी के पास दो एक्सेलरेशन है, एक तो ये नीचे वाला और एक आगे वाला, एक तो नीचे वाला और एक आगे वाला। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ या ना? एक नीचे वाला और एक आगे वाला, तो नीचे वाला है और एक आगे वाला। तो सिंपल सी बात है, हमारा क्या निकालना है हमें बेटा? अब हमें निकालना है एम बी निकालना है, सॉरी ए एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा? एक नीचे की तरफ विच इज इक्वल टू ए और एक आगे की तरफ। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आ जाएगा नेट? एक्सेलरेशन ऑफ बी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा नेट? आगे की तरफ कितना है बेटा? आगे की तरफ कितना है? सी के एक्सेलरेशन के बराबर है, तो उसको एक्स के साथ लिख देंगे। ठीक है, ए सी की वैल्यू कितनी आई है? g/13 आई है। कितनी आई है बेटा? g/13 आई है। तो कितना आ गया? g/13 आई कैप। नीचे की तरफ ए आया है, नीचे की तरफ ए आया है, वो कितना हो गया बेटा? ये कितना हो गया? प्लस माइनस 7g/13 7g/13 जे कैप। बात समझ में आई बेटा? आया ना? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने निकाली, ए बी ए सी और ए सारी चीजें। अच्छा, जो ए है, ये जो ए है ये किसके रिस्पेक्ट में है? ध्यान रखना, जो ए है वो किसके रिस्पेक्ट में है? ये विद रिस्पेक्ट टू सी है। ध्यान रखना, ये कैसा है बेटा? विद रिस्पेक्ट टू सी माना था हमने यहाँ पर। देखिए, विद रिस्पेक्ट टू सी माना था ए। कैसा माना था? विद रिस्पेक्ट टू सी। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे तो ए में से सी का एक्सेलरेशन कम या फिर ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? हेलो, Yes, sir. आ गई? नोट कर लो। यस सर। बढ़िया क्वेश्चन था, Yes, sir. Yes, sir. चलिए नोट कर लो। फिर सूडो फोर्स हो गया बेटा यहाँ पे। सूडो फोर्स समझ में आया सबको? किसी को डाउट हो तो जल्दी से बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन तो मेंस में नहीं आएगा ना? ना, ये एडवांस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये ब्रेन टीजर का क्वेश्चन है, किसी के ब्रेन टीजर टाइप का एक होता है। एलन में ब्रेन टीजर की एक्सरसाइज होती है, एलन में उसका क्वेश्चन है। वैल्यू वहां पे शायद इसको 8m दिया था, यहाँ पे 2m दिया था शायद, ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैंने वैल्यूज अपने मन से बना दी। सर ऐसा क्वेश्चन 2005 में उसमें था, मैच द करेक्ट में, मैच द फॉलोइंग में, हो सकता है एडवांस। करो उसके क्वेश्चन करो भाई। बढ़िया है, समझ में आया सबको? कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुई? तो अगर मैं बात करूं बेटा, हेलो, भेज रहा हूं। पता नहीं मैम क्यों नहीं हो पा रही, दूसरी आईडी ले रखी होगी उसने, क्यों नहीं कर पा रही है कनेक्ट। दोबारा से वो उसी पे होगी तक्षशिला के उसके क्लासेस में, मैम ने बता रखा था, उसको बोलो जूम से कनेक्ट करे। तो उसको आईडी बता दो मैम, उसको आप एंटर करके आईडी बता दो, पासवर्ड बता दो। रनिंग क्लास में ड्रामे करते हैं। हाँ, क्या हुआ? 2 बजे जी, ठीक है। ठीक बेटा, बात समझ में आई? तो ये था अपना सूडो फोर्स का कंसेप्ट। सूडो फोर्स टेक्निकल सपोर्ट को भी आप ही देख रहे हो क्या? नहीं, टेक्निकल सपोर्ट बेटा मैं नहीं देख रहा हूँ। बेसिकली उसने मेरा इंजीनियरिंग ऐसा हुआ है कि मुझे टेक्निकलिटी की बहुत सारी चीजें आती हैं, तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स होती है मेरे से पूछ लिया जाता है। इतना कोई ज्यादा इश्यूज नहीं है। टेक्निकल सपोर्ट मैं नहीं देखता हूँ, अगर टेक्निकल सपोर्ट जफर देखता है, वो आज आया नहीं है, जो तुम्हारे वीडियो अपलोड करता है। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, तो हम कैसे करेंगे? अब हमारा आता है जैसे एक क्वेश्चन, लिफ्ट वाले क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, इसमें मंकी वाले आते हैं। तो चलो, एक लिफ्ट है, लिफ्ट में रोप कनेक्टेड है। ठीक है, रोप कनेक्टेड है, रोप बेटा लिफ्ट ऊपर जा रही होगी है। ये जो रोप है, रोप कनेक्टेड है लिफ्ट में। यहाँ पे लिफ्ट का मास है m, लिफ्ट का मास है
m। बेटा लिफ्ट का मास जब m है, ये लिफ्ट वाले और मैन वाले लिफ्ट वाले प्रॉब्लम्स होते हैं। इस रोप में जो मैक्सिमम टेंशन आ सकती है, लिफ्ट का मास लेते हैं 100 किलोग्राम ले लेते हैं बेटा। कितना लेते हैं? 100 किलोग्राम। ठीक है, लिफ्ट का मास कितना है? 100 किलोग्राम। इस रोप में जो टी मैक्सिमम की वैल्यू हो सकती है, जो टी मैक्सिमम की वैल्यू हो सकती है वो बेटा वो हो सकती है 1300 न्यूटन। कितनी हो सकती है? 1300 न्यूटन। भाई मैक्सिमम जो है वो 1300 न्यूटन ही हो सकता है। किसमें? लिफ्ट का, सॉरी इस रोप में टेंशन की वैल्यू 1300 न्यूटन ही अकेली हो पाएगी। बात समझ में आई बेटा? तो पूछा गया है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। तो बेटा मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है लिफ्ट का? कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, कि ऊपर की तरफ है तो हम क्या करते हैं, बना लेते हैं भाई। क्या बना लेते हैं भाई? यहीं पे बैठ जाते हैं लिफ्ट पे और इसको मान लेते हैं स्टेशनरी। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम ए मैक्स हो सकता है ऊपर की तरफ। कैसा हो सकता है बेटा? ए मैक्स हो सकता है ऊपर की तरफ। क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? हेलो। Yes, sir. तो जैसे ही हम बैठे लिफ्ट पे, जैसे ही हम लिफ्ट पे बैठे, तो लिफ्ट पे बेटा दो फोर्स लगे। कौन कौन से? अपना ऑब्जर्वर कौन है भाई? लिफ्ट है। कितना है? ऑब्जर्वर कौन है? सॉरी अब बेटा लिफ्ट है, तो लिफ्ट में बेटा बैठ गया। ठीक है, तो लिफ्ट पे स्टेशनरी हो गया लिफ्ट। टी मैक्स की वैल्यू ऊपर और नीचे कितना लगा बेटा? 100 इसका मास आ गया और ए मैक्स इतना सूडो फोर्स लग गया। कितना लग गया बेटा? 100 इंटू ए मैक्स का। बात समझ में आई? ए मैक्स हम लोग ए एम अकेला लिख देते हैं, ए एम। नीचे एक एम जी लग ही रहा था इसका। बात समझ बेटा? आया ना? अब इन दोनों की वैल्यू अगर इससे ज्यादा हुई तो रस्सी टूट जाएगी। बात समझ आ रही है बेटा? आया ना? अब रस्सी टूट जाएगी, तो रस्सी टूटने के बाद क्या होगा? जैसे अब तो हम कितनी कर सकते हैं बेटा? अब मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटा? ये मैक्सिमम इतना हो सकता है कि इसी के बराबर पहुंच जाए। तो क्या करते हैं बेटा? एक लाइन में इक्वेशन लो। 1300 न्यूटन जब रस्सी में टेंशन होगा, इन दोनों की वैल्यू उसी के बराबर होनी चाहिए। 100 जी कितना आ गया बेटा? 1000 जी आ गया, प्लस ये 100 AM 3 मीटर पर सेकंड, सॉरी 1000 न्यूटन आ गया। कितना है बेटा ए की वैल्यू? 1.3, सॉरी कितना आ गया? जल्दी से बताओ। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना ही आ रहा है क्या? यस सर। ए मैक्स की वैल्यू कितनी आई? 3 मीटर पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आई बेटा? हेलो। Yes, sir. सर वेरी गुड। यस सर। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो एक कैसे क्वेश्चन बनते हैं और देखो। वही एक लिफ्ट है, अगेन एक लिफ्ट है। लिफ्ट के छत पे कोई कुछ एक बोल्ट था। ये लिफ्ट बेटा ऊपर जा रही है, ऊपर जब जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। कितने से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। यहाँ पे जो हाइट है इसकी कितनी? ये हाइट है बेटा लिफ्ट की, वो मान लेते हैं 6 मीटर है। कितनी है? 6 मीटर है। लिफ्ट की हाइट है 6 मीटर। किसी समय पे जब ये ऊपर जा रही थी, नहीं जिस टाइम पे बेटा क्या हुआ, एक ऊपर एक बोल्ट था। बोल्ट जिस टाइम पे ऊपर गिरा भी ये रेस्ट पे थी। कितनी थी भैया? रेस्ट पे शुरुआत में। एट t इक्वल टू 0 लिफ्ट इज एट रेस्ट। बेटा लिफ्ट रेस्ट पे है अभी। लिफ्ट t इक्वल टू 0 पे लिफ्ट रेस्ट पे। फिर जिस टाइम पे ये बोल्ट यहां से छूटा, लिफ्ट ऊपर चलना चालू कर दी। ठीक है, एट अ टाइम a bolt from the roof of the lift falls down at the same instant lift starts moving upward with constant acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ बेटा कितने टाइम में ये नीचे पहुंच जाएगा? बताओ कितने टाइम में नीचे पहुंच जाएगा? कैसे करना है भाई? सिंपल सी बात है कि हम यहीं पे बैठ जाते हैं। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। कितना है बेटा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो जो लिफ्ट में
जो भी बेटा लिफ्ट में ऐसे बड़ी सी बना लेते हैं, जो भी ऑब्जर्वर है यहाँ पे, जो भी क्या है ऑब्जर्वर है यहाँ पे, क्लियर बेटा, बात समझ आ रही है? इसका मास अगर m माने तो एक नीचे की तरफ इसमें फोर्स लगेगा, कौन सा, m a का, ये वाला a, तो 2m का फोर्स लगेगा। बात समझ में आई बेटा, हाँ या ना? एक mg का तो नीचे लगेगा ही लगेगा। और जैसे ही इसने लूज किया कांटेक्ट तो इतना टोटल फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, 2m प्लस mg का। कितना फोर्स लग रहा है, 2m प्लस mg का। बात समझ में आ रही बेटा? तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कितना होगा इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द बोल्ट b इज इक्वल टू टोटल फोर्स डाउनवर्ड कितना लगा, 2m प्लस mg का, जिसको हम g इफेक्टिव वाले कंसेप्ट से करेंगे। तो कितना है बेटा, मास ऐसा निकाल लिया तो 2 प्लस g आ गया अंदर, क्या आ गया, बात समझ में आई बेटा, 2 प्लस g आ गया। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ये फोर्स डिवाइडेड बाय इसका मास, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो ab की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट with respect to this observer, with respect to the observer, with respect to the observer, या फिर with respect to बेटा lift, with respect to कैसे लिखेंगे, lift, acceleration of bolt with respect to lift, which is equal to कितना आ गया बेटा, ये 2 plus g, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, g effective भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, g effective, इसको हम लोग g effective बोलते हैं। और g effective वाले कंसेप्ट भी मैं बताता हूँ कैसे करना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा, इतना एक्सेलरेशन है 6 की वो है, 12 आ गया एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड, 6 मीटर हाइट है, कितना टाइम लगेगा, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से कर लो, यू है 0, टाइम कितना लगता है बेटा, √2h/g, यहाँ से टाइम कितना आ गया, √2s/g, एस की वैल्यू है 6, जी इफेक्टिव कितना है, जी इफेक्टिव कितना है 12, है बेटा 12, 6 दूनी 12, 2 से 2 गया 1, टाइम कितना लग गया बेटा, 1 सेकंड, कितना लग गया, 1 सेकंड, कितना हो गया बेटा, 1 सेकंड। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन समझ में आया, हेलो। तो हम क्या करेंगे, जब भी बेटा ऐसे लिफ्ट वाले प्रॉब्लम आए ना, लिफ्ट में जब भी कोई भी इफ, तो सीधा कॉन्सेप्ट ही हम लोग को समझ लेते हैं, इफ ए मूविंग फ्रेम, अब if a frame is moving upward with acceleration a, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, जब अपवर्ड मूव कर रहा है कोई भी लिफ्ट, तो हम इसमें बैठ जाएंगे, और जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी नीचे की तरफ वो ले लेंगे a प्लस जी, कितनी ले लेंगे, जी इफेक्टिव कितनी ले लेंगे बेटा, a प्लस जी। ग्रेविटी की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली a प्लस जी के बराबर ले लेंगे, तो अपना काम चल जाएगा, ठीक है। देन g इफेक्टिव कैन बी टेकन एज a प्लस जी, बात समझ रहे बेटा, a प्लस जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, a प्लस जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बात समझ आई बेटा, आया ना, हेलो, यस सर, क्लियर, कोई दिक्कत, चलिए। अगर बेटा लिफ्ट इफ द फ्रेम is moving downward, if the frame is moving downward, the value of G effective with respect to the frame, you frame के respect में बेटा सारी frame can be taken as कैसे लेंगे बेटा, ये can be taken as G effective is equal to G minus A, कैसे बेटा, G minus A, और बाकी सब हम नॉर्मली सॉल्व कर देंगे, और G इफेक्टिव ले लो और इसको रेस्ट मान लो, G इफेक्टिव ले लो और सब रेस्ट मान लो, बाकी सब अपना काम हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा, है ना, हेलो, बात समझ में आई बेटा, हाँ या ना, यस सर, आप लोग बोलते सर नहीं अगर a की वैल्यू ज्यादा होगी तो, क्या, यस सर, A की वैल्यू ज्यादा है तो कभी नीचे टपक ही नहीं पाएगा, वो छत से ही चिपका रहेगा। A की वैल्यू अगर ज्यादा हुई तो कभी वो टपक ही नहीं पाएगा, वो छत से ही चिपका रहेगा। बात समझ में आई बेटा, ठीक है सर, तो कभी नीचे गिरेगा ही नहीं फिर।
तो देखो मैं इसके और क्वेश्चन कराता हूँ फिर इसमें ही। एक होगा। कंसेप्ट और पढ़ते हैं। हाँ बेटा बताओ, नोट कर लिया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं, स्प्रिंग फोर्स का ही है ये। स्प्रिंग फोर्स का ही है। क्या है बेटा, क्वेश्चन ही देखेंगे हम लोग। बेटा ये ऐसे ना एक एक सिस्टम था जो रेस्ट पे था, जो सिस्टम था रेस्ट पे था। ये सूडो फोर्स के कंसेप्ट खत्म हो गए, ये स्प्रिंग वाले। इनके मास m1 प्लस m2, ये m थे, 3 थे। ये ऊपर दिख रहा है क्या किसी को? नहीं दिख रहा है? चलिए देखिए बेटा, यहाँ पे ये सिस्टम रेस्ट पे था, ये सिस्टम अभी कैसा है, रेस्ट पे है। फिर उसमें पूछा गया कि इनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स हैं, इनके स्प्रिंग कांस्टेंट है k है, इसका भी k है, दोनों का k है। हमने क्या किया, उठाया और सीधा इसको उड़ा दिया, सीधा इसको उड़ा दिया। बात सुनाई बेटा? हाँ या ना? हेलो हेलो। इसको बेटा हमने ऐसे कट कर दिया, इसको हमने कट कर दिया। तो फाइंड द एक्सेलरेशन, ये ब्लॉक ए मान लेते हैं, ये ब्लॉक बी मान लेते हैं, ये ब्लॉक बी मान लेते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मास इज A and B and C just after cutting the rope, cutting the string, just after cutting the string। ना कैसे करेंगे, चलो हमें पता है बेटा जो एक्सेलरेशन होता है वो एफ नेट होता है। कितना होता है? एफ नेट डिवाइडेड बाई मास। तो जैसे ही कट करेंगे तो हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी का डायग्राम बनाएंगे जस्ट कट करने के बाद। अच्छा सिंपल सी बात है, ये बता बेटा कि ये जो स्प्रिंग में ऊपर की तरफ फोर्स होगा वो कितना होगा, बता सकता है क्या कोई? जो स्प्रिंग में ऊपर की तरफ फोर्स होगा कितना होगा? चलो मैं बताता हूँ। इस स्प्रिंग में बेटा कितना फोर्स होगा, 3 mg का फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि 1 2 या 3 ब्लॉक को सपोर्ट करके रखिए अकेले। बात समझ में आई बेटा? हाँ या ना? इस स्प्रिंग में जो ऊपर की तरफ फोर्स होगा वो कितना होगा, 3 mg का फोर्स होगा यहाँ पे ऊपर की तरफ। जैसे ही हमने कट किया, आफ्टर जस्ट आफ्टर कट किया, तो 3 mg का फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लगेगा mg का। बात समझ में आई बेटा? हाँ या ना? क्लियर? क्योंकि स्प्रिंग में अभी उतना ही एलोंगेशन है, जैसे ही जस्ट कट करेंगे तो एकदम तो पहुंच नहीं जाएगी। ठीक है, तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा 3 mg, नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा बेटा, mg। तो नेट फोर्स कितना आया, 2 mg। एक्सेलरेशन कितना आएगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय इस ब्लॉक का मास व्हिच इज a ऑफ a। कितना आ गया बेटा, 2g। a की वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर की तरफ 2g का एक्सेलरेशन आएगा। अपवर्ड। क्लियर बेटा? बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? बोल तो दिया करो कम से कम।
चलो बी ब्लॉक पे देखें बेटा, बी ब्लॉक पे अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो बी ब्लॉक पे बेटा नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था कितना, नीचे की तरफ बेटा ये स्प्रिंग किसको सपोर्ट कर रखी है, केवल इस मास को। तो नीचे की तरफ अभी जब कटी कटी नहीं थी तो ऐसे लग रहा था mg का, और यहाँ पे कितना लग रहा था बेटा 2mg का, क्योंकि टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में, दोनों को सपोर्ट कर रखा है 2mg का ऊपर। पर जैसे ही हमने कट किया, जैसे ही हमने कट किया, क्या कट किया, तो टेंशन तो जीरो हो जाएगा। स्ट्रिंग जैसे ही कट हुई बेटा टेंशन हो गया जीरो, टेंशन हो गया जीरो। नीचे की तरफ क्या आया बेटा, mg का फोर्स लग रहा है। नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम देखेंगे, स्प्रिंग अभी भी फोर्स लगा रहे हो, क्योंकि स्प्रिंग की लेंथ अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई होगी, लेंथ बढ़ी हुई होगी। तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा बेटा स्प्रिंग में, mg का। ऊपर की तरफ हो गया जीरो, तो mg का फोर्स लग रहा है, m इसका मास है, तो एक्सेलरेशन ऑफ b कितना आ गया बेटा, नीचे की तरफ आ गया g डाउनवर्ड। क्लियर। अब c की भी बात कर लेते हैं बेटा, ये कंसेप्ट कभी कभी पूछा जाता है तो इसलिए मैं कराए दे रहा हूँ। इसमें बेटा ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा था, ऊपर की तरफ mg का फोर्स लग रहा था, नीचे की तरफ भी mg का फोर्स लग रहा था। कौन सा भाई, ग्रेविटी लग रही थी। कौन सा लग रहा था बेटा, अरे सॉरी ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, यहाँ बेटा इसका खुद का मास भी लगे है, नीचे की तरफ एक mg तो लग ही रहा था, यहाँ पे खुद का भी मास लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा बेटा, mg का मास लग रहा होगा। स्ट्रिंग जैसे ही कट की, एक स्प्रिंग फोर्स लगा बेटा इस वाले ब्लॉक पे, mg का नीचे की तरफ, और खुद का मास लगा mg नीचे तरफ, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका 2g आ जाएगा नीचे की तरफ। कितना आ जाएगा बेटा 2g नीचे की तरफ आ जाएगा। कितना आएगा 2g नीचे की तरफ। इसकी बात करें भाई इस पे मास mg नीचे लग रहा होगा, ऊपर इस पे स्प्रिंग का फोर्स होगा mg, क्योंकि क्यों फोर्स होगा mg, क्योंकि स्प्रिंग केवल इसको ही सपोर्ट कर रही है। ठीक है, शुरुआत में जब कटा नहीं था तो ऊपर mg नीचे mg, नेट फोर्स बेटा कितना आया, नेट फोर्स आ गया जीरो, तो a ऑफ c कितना आ जाएगा, जस्ट कटिंग, कट कट करने के बाद जीरो ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जस्ट कट करने के बाद जीरो आ जाएगा। तो ये भी आप लोग एक नोट कर लो, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लिया बेटा, यस सर। बड़े जल्दी नोट कर लिया। क्वेश्चन समझ में आया, सर बी ब्लॉक का समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा बताना। किसका, बी का, यस सर। बी का चलो देखते हैं। अच्छा ये बता बेटा, यहाँ पे स्ट्रिंग में बिना जब कट नहीं हुई थी तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, पूरे इतने मास को सपोर्ट करने की नहीं, रेस्ट पे है बेटा, 2mg। तो 2t का होगा कि नहीं, 2mg का होगा, एक्सेलरेशन की नहीं होगा, यस सर। सॉरी 2mg का फोर्स होगा। इस स्प्रिंग में कितना फोर्स होगा, mg का होगा कि नहीं होगा बताओ, mg। क्योंकि mg को ही अकेला सपोर्ट कर रही है, mg के बराबर ही फोर्स होगा इसमें। तो जैसे ही Yes. हमने कट किया, जैसे ही हमने कट किया, बात समझ में बेटा, जैसे ही कट किया तो ऊपर की तरफ ये स्ट्रिंग कट करने से वो तो हो गया जीरो, नीचे की तरफ एक फोर्स आया बेटा mg, इसका खुद का वेट, और एक ये स्प्रिंग की वजह से, स्प्रिंग में एलोंगेशन तो अभी भी होगा, जैसे ही कट करेंगे तो स्प्रिंग फट से तो कंप्रेस होने जाएगी, थोड़ा तो समय लगेगा उसको कंप्रेस होने में। तो अभी तो जैसे ही कट करेंगे तो उस समय में स्प्रिंग में एलोंगेशन है, मतलब स्प्रिंग नीचे की तरफ फोर्स लगा रही होगी, किसका, इसका वेट लगा रही होगी। कितना बेटा, mg का, mg का फोर्स स्प्रिंग ने लगाया, मास इसका खुद का है, मैं नेट फोर्स कितना आ गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ b कितना आ गया बेटा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो नेट फोर्स आ गया बेटा 2mg डिवाइडेड बाय मास, m से m कैंसिल आउट, और ab की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2g आ गई नीचे की तरफ। बात समझ में आई, यस सर। ये समझ में आया जीरो कैसे आया, ये समझ में आया बेटा जीरो कैसे आया, हेलो, यस सर। क्योंकि जैसे ही कट होगा तो स्प्रिंग में बेटा, स्प्रिंग में एलोंगेशन है, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा ही लगेगा, नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, नेट फोर्स इन पे जीरो, तो नेट एक्सेलरेशन उस मोमेंट पे कैसा होगा, जीरो हो जाएगा, Weightless. उस मोमेंट पे कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है वो करना है, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए फटाफट। ठीक है बेटा, बात समझ में आई, इसमें k का स्प्रिंग कांस्टेंट है, m1 m2 मास है, और अभी यहाँ पे ऐसे ही स्ट्रिंग लगी हुई है,
चला गया। हाँ, ठीक है बेटा, ये दिया गया है, क्या दिया गया है, m1 इज ग्रेटर देन 2m2, m1 इज ग्रेटर देन 2m2। अभी कैसा दिया गया बेटा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इनिशियली द सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम, इनिशियली द सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम ये स्ट्रिंग को फिर उठा के उड़ा दिया गया, इनिशियली system is in equilibrium, then the string is cut, then the string is cut, and find the initial acceleration of m1, sorry m2, m1 m2 किसी का भी निकालो, फिर तुम लोग कंस्ट्रेंट से निकाल सकते हैं, ऐसा बोला गया है। ठीक है, ये k की स्प्रिंग है बेटा, k की स्प्रिंग है, ये अभी इक्विलिब्रियम में है, सब कैसा है, इक्विलिब्रियम में, तो k में एलोंगेशन होगा, k में एलोंगेशन होगा, कुछ ना कुछ बिल्कुल होगा भाई, k में कैसा होगा बेटा, एलोंगेशन होगा, राइट। कितना एलोंगेशन होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, कितना एलोंगेशन होगा बेटा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एलोंगेशन जितना भी होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, और एलोंगेशन के बाद फिर हमें क्या करना है, ये k का एलोंगेशन है, फिर हम क्या कर देंगे, इस स्ट्रिंग को उठा के कट कर देंगे, इस स्ट्रिंग को उठा के हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। जैसे ही हम इस स्ट्रिंग को कट करेंगे तो क्या क्या अपने चेंजेस होने वाले हैं, क्या क्या चेंज होने वाले हैं m1 m2 में, ये हमें पता करना है। तो कैसे करेंगे, चलो देखो, पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं बेटा, स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना है। स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना ही हमें पता करना है। ठीक है, तो कितना होगा जरा बता सकते हैं क्या बेटा आप लोग, हाँ भाई बता सकते हैं, कितना होगा, जितना यहाँ पे टेंशन होगा उतना ही स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा भाई। यहाँ पर टेंशन कितना होगा ये पता करना, मान लिया हमने टेंशन यहाँ पे ले लिया टी, यहाँ पे बेटा टेंशन कितना लिया टी, यहाँ पे भी टेंशन कितना है टी, क्लियर बेटा। ये दूसरी स्ट्रिंग है, यहाँ पे होगा T2, यहाँ पे T डैश मान लिया, यहाँ पे T1 मान लिया, क्या मान लिया बेटा, T1 मान लिया, यहाँ पे हमने T2 मान लिया। ठीक है भाई, चलो देखो यहां से बेटा हमें दिख रहा है, तो T है 2T की वैल्यू T1 के बराबर और T1 mg के बराबर है, जब सिस्टम रेस्ट पे है तो m1 g के बराबर, तो T की वैल्यू आ गई बेटा m1 g/2, सिस्टम रेस्ट पे है तो इक्वल है, और क्या है बेटा T की वैल्यू, यहां से हम T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, यहां से बेटा हम T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जरा देखो, T2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, इस पे ऊपर की तरफ कितना टेंशन लग रहा होगा, इस पे ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा T, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा T, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बेटा इधर T2, तो इसका अगर हम देखें ऊपर की तरफ T, नीचे की तरफ T2, नीचे की तरफ T2 और एक M2G, तो T की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ से भी क्या वैल्यू आ जाएगी T की, M2G प्लस T2, तो T2 हम लोग T1 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो T2 भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, T2 कितना है फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। वैसे T2 हमें फाइंड आउट करने की जरूरत है नहीं, T से अकेला काम अपना चल जाएगा, T2 हमें फाइंड आउट करने की जरूरत है नहीं, T से अपना काम चल जाएगा, बात खत्म। चलिए बेटा देखिए, अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे ही ये स्ट्रिंग कट होगी T2 खत्म हो जाएगा, जैसे ही ये स्ट्रिंग कट होगी बेटा T2 खत्म हो जाएगा, जैसे ही T2 खत्म होगा तो T कैसे क्या क्या चेंजेस होंगे हम देखते हैं बेटा। ठीक है, तो वो क्या क्या चेंजेस होंगे हमें ये पता करना है। जरा देखो बेटा, ये स्ट्रिंग कट हुई, जैसे ही ये स्ट्रिंग कट हुई बेटा, मान लेते हैं इस पर फोर्स कितना लगेगा, ये क्या टेंशन खत्म हो गई, ये वाला टेंशन नहीं, ये वाला टेंशन अभी खत्म नहीं होगा, ये वाला टेंशन अभी खत्म नहीं होगा बेटा, ये वाला टेंशन खत्म नहीं होगा, राइट, ये वाला टेंशन खत्म नहीं होगा, ये स्प्रिंग फोर्स भी इतनी जल्दी खत्म नहीं हो पाएगा। तो एक ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, किस पे, M2 पे पहले पता कर लेंगे, फिर M1 पे पता कर लेंगे, विद द सेम लॉजिक। बात समझ में आ रही बेटा, विद द सेम लॉजिक। चलिए बेटा, जैसे ही खत्म हुआ तो मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ a, कितना है a, मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ a, क्योंकि t ऊपर लग रहा है, सिंपल सी बात है बेटा, ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, m1 की वैल्यू 2m2 से ज्यादा दी गई है,
तो कितना आ जाएगा बेटा, ए माना है तो टी माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, ऐसा आ गया। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है, आया ना। और ये टी की वैल्यू बेटा चेंज होगी, हाँ भाई टी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, टी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जैसे पहले शुरुआत में इक्विलिब्रियम में था, लेकिन अब एक्सेलरेशन है तो अब कुछ ज्यादा होगा या फिर कम होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये टी डैश आ गया बेटा, जैसे ही ये टी डैश आया ऐसा पूरी स्ट्रिंग में इक्वेशन में चेंज हो जाएगा, टी डैश टी डैश टी डैश, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा। स्प्रिंग में एलोंगेशन हमें फाइंड आउट करना है। पहले बेटा स्प्रिंग में फोर्स कितना था, के, स्प्रिंग में फोर्स कितना था, पहले टी का फोर्स था, पहले इतना फोर्स था स्प्रिंग में बेटा, पहले इतना फोर्स था स्प्रिंग में, अब कितना होगा ये हमें देखना है। अब स्प्रिंग में बेटा इतनी जल्दी तो कंप्रेस हो नहीं जाएगी, तो ये स्प्रिंग जब उतनी ही रहेगी, स्प्रिंग अपनी उतनी ही रहेगी, तो जरा एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। टी की वैल्यू हमने ऐसे रखी, ये टी 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 ऐसा ही रहा। ठीक है, अब देखो बेटा इसका एक्सेलरेशन कितना नीचे की तरफ आ गया, इसका एक्सेलरेशन हमने कितना माना, ये a2 मान लेते हैं, ये a1 मान लेते हैं, ये a1 मान लेते हैं। बात समझ में आ रही बेटा, आया ना। ठीक है, चलिए जब जैसे ही हमने ये a1 माना बेटा, जैसे ही हमने ये a1 माना, तो a1 के हिसाब से क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, m1g माइनस ये अब 2t डैश आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, 2t डैश आ जाएगा, अगर चेंज होता है तो, अगर चेंज होता है तो कितना आएगा बेटा, 2t डैश इज इक्वल टू m1a, ये अपनी एक और इक्वेशन आ गई, ये अपनी एक और इक्वेशन आ गई, राइट, बिल्कुल सही बात। बट बेटा के एकदम सडनली, अब के की वैल्यू क्या, के तो उतना ही फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, इधर के तो बेटा उतना ही फोर्स लगाएगा, और यहाँ पे अगर हम इस ब्लॉक की बात करें, इस पुली की बात करें, ये मासलेस पुली है, के तो बेटा उतना ही फोर्स लगाएगा यहाँ पे स्प्रिंग में, के में उतना ही स्प्रिंग में फोर्स होगा, मींस टेंशन भी उतना ही होगा, टेंशन भी उतना ही होगा। इस पुली की बात करें बेटा, इस पुली की बात करें हम, तो ऊपर की तरफ लग रहा है टी डैश, क्योंकि हमने टी डैश नया माना है, ठीक है, टी डैश, और नीचे की तरफ कुछ माना है, और यहाँ पे बेटा ये जो टी डैश की वैल्यू है इस पॉइंट पे, वो पुराने वाले टी के बराबर होनी चाहिए, वो पुराने वाले टी के बराबर होनी चाहिए, नहीं तो इस पॉइंट पे बैलेंस आउट नहीं होंगी चीजें, इस पॉइंट पे बैलेंस आउट नहीं होगी। तो ये पॉइंट है, उसमें नीचे की तरफ जितना फोर्स होगा उतना ही ऊपर स्प्रिंग में होगा, और स्प्रिंग इतनी जल्दी तो कंप्रेस होगी नहीं, तो टी की वैल्यू एकदम सेम रहेगी। जब टी की वैल्यू अगर सेम है तो भाई फिर क्या दिक्कत है, फिर तो हमें पता ही है इस पर नेट फोर्स तो कितना लग रहा है, टी माइनस, टी की वैल्यू कितनी है बेटा, सेम आ गई, यहाँ से इसकी वैल्यू हम पुट कर दो सीधा, जब जैसे ही पुट किया इसकी वैल्यू यहाँ पे टी की वैल्यू व्हिच कम्स आउट टू बी m1g by 2 minus m2g is equal to m2a is equal to m2a। यहाँ से कितना आ गया भाई, देखो ये कितना आया, m1 by 2 minus m2 times of g is equal to m2a। m2a अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेटा ये क्यों रिलेशन दिया है, क्योंकि m1 by 2 की वैल्यू m2 से ज्यादा है, m1 by 2 की m1 की वैल्यू 2m से ज्यादा है, m1 की वैल्यू 2m ज्यादा है, इसीलिए दिया है, क्योंकि इसका हाफ बेटा ये पॉजिटिव आएगा, तो a की वैल्यू अपनी आ गई पॉजिटिव, व्हिच इज राइट। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a की वैल्यू आ गई m1 minus 2m 2 डिवाइडेड बाई 2m2, ऐसा आ गया बेटा, या फिर m2 से डिवाइड ही कर दीजिए, यहाँ पे m2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, m1 by 2m माइनस m2, m1 by 2m माइनस m2। जरा देखो बेटा हम जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, फिर जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, m1 by 2m2 माइनस 1, देखो कैसे आएगा, m1 by 2m2 माइनस 1, m इधर डिवाइड क्या, टाइम्स g इज इक्वल टू a, टाइम्स g इज इक्वल टू a, a की वैल्यू ऐसे आई, a की वैल्यू ऐसे आई, a2 की वैल्यू, अब a1 की वैल्यू कैसे आएगी, a1 की वैल्यू हम लोग t1 के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, 2t का ऊपर फोर्स लग रहा है, m1g का नीचे लग रहा है, 2t का ऊपर लग रहा है, m1g का नीचे लग रहा है, 2t का ऊपर लग रहा है, m1g का नीचे लग रहा है, 2t का ऊपर लग रहा है, 2t का ऊपर लग रहा है माइनस m1, सॉरी नीचे की तरफ है बेटा, तो m1g m2 क्या है ये क्या है बेटा, m1 है, m1g का नीचे लग रहा है, ये 2t का ऊपर लग रहा है, तो क्या लिखेंगे बेटा, m1g माइनस t 2t इज इक्वल टू m2a, m1a डैश, या फिर a1 जो भी था यहाँ पे, इसका एक्सेलरेशन क्या था, a1 था, तो यहाँ पे बेटा क्या है, ये a1 आएगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग इसका भी एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे, t की वैल्यू अपने पास है m1g by 2, m1g by 2, t की वैल्यू अपने पास है m1g by
2t टी का क्या है m1g/2। ये कैंसिल आउट हुआ, ये a1 आ गया बेटा 0, a1 कैसा आ गया 0, a1 कैसा आ गया 0। तो सडनली अगर हम कट करेंगे, सडनली अगर हम कट करेंगे तो a1 तो आ जाएगा, a1 तो आ जाएगा और ये कैसा आएगा 0 आ जाएगा, ये कैसा आ जाएगा 0 आ जाएगा। बात समझ में आई बेटा, इसलिए यहाँ पे ये रिलेशन भी दिया गया था। ये कैसा आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर ये स्प्रिंग नहीं होती, अगर ये स्प्रिंग नहीं होती तब क्या होता, तब ये दूसरे तरीके से सॉल्व होता पूरा, तभी ये बेटा दूसरे तरीके से सॉल्व होता, तब इसमें टेंशन सडनली चेंज हो जाता, तब इसमें टेंशन सडनली चेंज हो जाता और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चीजें आ जाती। चलो बेटा नोट कर लो इसको फटाफट। इसी के साथ ही बेटा ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। और कोई टॉपिक बचा है क्या इस चैप्टर का? हेलो, इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है बेटा समाप्त, एनर्जी कंजर्वेशन वाले। और ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। अब करेंगे फ्रिक्शन। क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में और सारे क्वेश्चन आएंगे, तब तक आप लोग भी बेटा क्वेश्चन को पढ़ते रहे, सॉल्व करते रहे। सर नेक्स्ट टेस्ट कब होगा? क्या नेक्स्ट वाला जो टेस्ट होगा वो कब होगा सर? नेक्स्ट वाला टेस्ट कब होगा? ये तो यार तुम वही बता पाएंगे यार, मैं क्या बताऊं। क्या रहा है m1/2 m1। नोट कर लिया बेटा सबने? नोट कर लिया बेटा सबने? यस सर। चलो बेटा एक आध और क्वेश्चन करा देते हैं थोड़े बढ़िया से। अब करते हैं फ्रिक्शन, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो भाई हेडिंग वाला बेटा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? फ्रिक्शन if two surfaces are kept in contact with each other, बेटे नेक्स्ट पे से डालेंगे और जल्दी जल्दी से करेंगे हम लोग इसको भी फिनिश करके, क्योंकि फ्रिक्शन प्लस एनएलएम को कंबाइंड करके बहुत सारे फ्रिक्शन कंस्ट्रेंट और ये तीनों कंबाइंड करके बहुत सारे प्रॉब्लम बनते हैं। वही सारे प्रॉब्लम जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम होते हैं वो भी हम लोग कराएंगे, तो अभी फ्रिक्शन भी हम लोग इंक्लूड कर ही लेते हैं। फ्रिक्शन if two surfaces are kept in contact and there is a tendency की स्पेलिंग क्या होती है? TANDTEN, ए होती है मुझे लगता है। क्या होता है टेंडेंसी में? ई होता है शायद। यस, there is a tendency of sliding between them then the force acting between them, the force acting between them to prevent sliding is called friction force. Is called friction force. It acts in parallel direction to the surface. ये बेटा सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में होता है। और क्या होता है भाई?
it attempts relative motion, it attempts to prevent relative motion between them, relative motion between them। और क्या करता है बेटा, चलो ऐसे समझते हैं कि अगर एक सरफेस है, दो सरफेसेस है, यहाँ पे हमने टेंडेंसी बनाई फोर्स की, टेंडेंसी बनाई फोर्स को स्लाइड करने की, तो यहाँ पे अगर ये रफ सरफेस, ये कैसी है, रफ सरफेस है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये फोर्स को आगे ना ले जाने देने की है। अगर इसका मास है, ये हमने टेंडेंसी बनाई इन सरफेसेस के बीच में एक फोर्स लगता है यहाँ पे, और इस पे लगेगा बेटा आगे की तरफ। दोनों सरफेसेस पे जो फोर्स लगेगा वो मैं ऐसे अलग से दिखा देता हूँ। इस पे बेटा इधर की तरफ फोर्स लगेगा और इस पे लगेगा इधर की तरफ, राइट। अगर टेंडेंसी इधर है जाने की इसकी एम की, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ये क्या है बेटा, ये दोनों कैसे हैं, फ्रिक्शन फोर्स। देखो इसमें बेटा, और फ्रिक्शन फोर्स acts due to roughness of the surfaces, roughness of the surfaces, there are irregularities on the surface, on the surfaces, and those interlock, and those irregularities are interlocked due to which it provides resistance, due to which it provides resistance if there is any chance of sliding, any chance of sliding. If normal reaction, चलिए irregularities वाला बेटा एक डायग्राम बना लो यहाँ पे, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, इनके सरफेस के बीच में irregularities होती है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है बेटा, ये कैसी है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे यहाँ पे इसको हमने जूम करके दिखाया है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है बेटा, इंटरलॉकिंग हो जाती है। कैसे होती है, इंटरलॉकिंग। और इसका वेट है, जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा, कि हमने यहाँ पे इसको पुश कर रखा है, यहाँ पे पुश कर रखा है, फोर्स लगा के, राइट। तब ये ज्यादा इंटरलॉकिंग हो जाती है, जिसके वजह से ये बेटा और ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं इन दोनों को खींचने में, अलग करने में, राइट। अगर हम इन पे स्लाइड कराने की कोशिश करेंगे तो ये स्लाइड इजीली नहीं हो पाती, जिसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। फ्रिक्शन फोर्सेस directly force depends on the normal force, higher the normal force, higher will be the resistance offered, higher will be the resistance
offered by the irregularities. By irregularities. Here will be the resistance offered by irregularities. ठीक है, चलिए बेटा देखो, तो ऐसा देखा गया है, लेट लिखते हैं हम इसमें। आप लोग नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बेटा? आप लोग नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पहले ये बताओ। हेलो अमन, यस सर कर रहे हैं। नोट कर रहे हो? पक्का कर रहे हो? यस सर। बताओ, दोबारा से दिखाओ। यस सर, दिखाइए तो। कौन सी स्लाइड, पहली वाली? यस सर। चलो पहले वाले से स्टार्ट कर देते हैं। सर हो गया। हो गया बेटा, बात समझ में आई? यस सर। चलो लेट, तो अच्छा ये सारे, अच्छा और दिखाने का, ये वाली लास्ट वाली लिखी थी, ये सब लिखा था कि नहीं लिखा था? यस सर। नो सर। ये कौन लिख लिया लिखेगा? सर, सब लिख लिया। ये कौन लिखेगा? जल्दी जल्दी लिखा करो, समझ में आता मैं जो भी पढ़ाता हूँ? तुम लोग पढ़ते ही ना हो भाई। जैसा सर कह रहे थे केमिस्ट्री वाले सर तुम्हारे, तुम कुछ ना पढ़ते हो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्यों भाई लोग? यस सर करते हैं थोड़ा। पढ़ते हो, लगता तो नहीं पढ़ते हो। नहीं सर, हम पढ़ते हैं ना, हमें पता है। ओ कितना, आधा घंटा है ना डेली, आधा घंटा। बेटा जिम नहीं है ये, 1 घंटे जाएंगे ऐसे, फिर 6 पैक्स ऐसे निकल आएंगे। चलिए जल्दी करिए, लिख लिया? सर हो गया। चलो ये भी लिखो। नोट कर लिया बेटा? चलो देखो, लेट m be the mass of a block and is kept
a block kept on a rough surface, kept on a rough surface as shown in figure. As shown in figure. तो बेटा कोई एक ब्लॉक है जिसको हमने एक रफ सरफेस पे रखा है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है F, इसका मास है M, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आया कुछ बेटा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा M, ठीक है, और एक यहाँ पे भी फोर्स लगाया जा रहा है, एक फोर्स लगाया जा रहा है F, ये वाला F, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ बेटा ये रफ सरफेस है, ठीक है, फिर देखा गया, क्या देखा गया, यहाँ पे जब फिर क्या होगा बेटा, ये जब फोर्स लगाया तो ये मूव नहीं हुआ, यहाँ पे फ्रिक्शन लगा, क्या लगा, फ्रिक्शन फोर्स, F लिखा जिसको हमने F, स्मॉल f, जनरली इसको स्मॉल f सही नोट करते बेटा। फ्रिक्शन भी फोर्स ही है तो फ्रिक्शन की भी यूनिट क्या आएगी बेटा, फ्रिक्शन फोर्स की यूनिट भी क्या ही आएगी, न्यूटन ही आएगी। ऐसा मत समझना कि सर फ्रिक्शन की डायमेंशन क्या होती है, भाई फोर्स ही है, ये फोर्स का ही टाइप है, बस कैसे लगता है ये इसकी डायरेक्शन वगैरह पे हमें देखने में थोड़ा कोशिश करनी पड़ती है ज्यादा कि कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा। तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, आगे की तरफ बेटा F का हमने फोर्स लगाया, बाहर से कोई भी, बाहर से हमने कोई फोर्स लगाया, फिर हमने क्या देखा कि जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है, फ्रिक्शन फोर्स इज directly proportional to नॉर्मल रिएक्शन। बेटा जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नॉर्मल रिएक्शन की। कैसे बेटा, नॉर्मल रिएक्शन पे। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं, ये कांस्टेंट आता है म्यू इनटू एन, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आता है म्यू इनटू एन, और जो म्यू होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बात समझ रहे बेटा, कैसा आता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और कैसा होता है बेटा, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, नोट करो यहाँ पे, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स is a self-adjusting force, self-adjusting force, friction force is self-adjusting force। क्या देखा गया बेटा इसमें, ये देखा गया ऐसा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ऐसा ग्राफ बना के, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। एक ब्लॉक था सेम तरीके का, इसको हमने एक रफ सरफेस पे रखा और यहाँ पे फोर्स लगाया और यहाँ पे बेटा मास m था इसका, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे F लग रहा था। तो ऐसा देखा गया कि जो इस F और F में जब हमने बेटा फोर्स की वैल्यू बनाई, फोर्स लगाया यहाँ पे, अगर हमने नॉर्मल रिएक्शन को कैसा रखा है यहाँ पे बेटा, कांस्टेंट रखा। नॉर्मल रिएक्शन कैसा है, कांस्टेंट है। नॉर्मल रिएक्शन कैसा है, नॉर्मल रिएक्शन कैसा रखा हमने, कांस्टेंट। तब बेटा हमने फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू बताई, जो है बेटा फ्रिक्शन है ये कैसा है, ये फ्रिक्शन फोर्स है। वाई एक्सिस से फ्रिक्शन फोर्स को रखा, तो ये जो वैल्यू आई शुरुआत में कैसी आई, शुरुआत में कैसी आती है कि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। मान लेते हैं म्यू एन की जो वैल्यू है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है 10 न्यूटन, तो क्या ये 10 न्यूटन हमेशा लगेगा, नहीं, ये 10 न्यूटन नहीं लगता। ये कैसा होता है बेटा, ये सेल्फ एडजस्टिंग का टाइप का होता है। कैसा कि समझते हैं, पहले ग्राफ से पहले हमें कुछ समझने की जरूरत है। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, इसका मास है बेटा 50 किलोग्राम, कैसा है 50 किलोग्राम। फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम यहाँ पे लग सकता है कितना, मान लेते हैं 20 न्यूटन का, कितना 20 न्यूटन का। यहाँ पे हमने फोर्स लगाया पहले 1 न्यूटन का, कितना 1 न्यूटन का। फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है बेटा ये
एफ मैक्स कितना है, म्यू इंटू एन विच इज 50 न्यूटन, कितना, सॉरी 20 न्यूटन। ठीक है, बात समझ आ रही है, कितनी है 20 न्यूटन। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू की वैल्यू आ गई बेटा 0.25 आएगी, नहीं 0.4 आ गई बेटा, कितनी आ गई 0.4 दी गई है, तो हमने 20 न्यूटन निकाला। फ्रिक्शन फोर्स ऐसा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि जब मैं राइट में लगाऊं बेटा 1 न्यूटन, तो क्या ये ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, बताओ। फ्रिक्शन इधर कितना लगेगा, 20 न्यूटन लगेगा क्या, जल्दी से बताओ बेटा। हेलो हेलो, आवाज आ रही है। तो अगर मैं बात करूं कि ये ब्लॉक है बेटा, शुरुआत में रेस्ट पे रखा था, इसको कोई फोर्स नहीं था, तब फ्रिक्शन फोर्स कोई लग रहा था, नहीं लग रहा था, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे था, वाई डायरेक्शन में अकेले फोर्सेस थे। हमने वहां पे 1 न्यूटन लगाया, तो फ्रिक्शन क्या करेगा बेटा, क्योंकि उधर टेंडेंसी है चलने की ब्लॉक की, तो फ्रिक्शन इस पे अपोजिट फोर्स लगाया, कितने का, 1 ही न्यूटन का लगा देगा। अगर हमने वहां पे 2 न्यूटन लगाया, तो यहाँ पे बेटा फ्रिक्शन फोर्स कितना लग जाएगा, 2 न्यूटन का 2 लग जाएगा। न्यूटन। 19 न्यूटन हमने उधर की तरफ लगाया, तो इधर कितना लग जाएगा, 90 न्यूटन। 20 लगाया तो बेटा 20 से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ ना, 20 से कैसे हुआ, थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, तो ये ब्लॉक बेटा चलना चालू कर देगा। ये ब्लॉक बेटा कैसा हो जाएगा, चलना चालू कर देगा। तो 0 से लेके 20 तक ये इस फोर्स की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ये ब्लॉक को रेस्ट पे रखे रहे, मींस उनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, तो ये कितना भी एक्ट कर सकता है। अगर 10 न्यूटन लगाएंगे तो 10 न्यूटन लग जाएगा। तो शुरुआत में बेटा जब हमने एफ की वैल्यू 0 लगाई, तो फ्रिक्शन 0 लगा। फिर हमने फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, हमने इस एफ की वैल्यू बढ़ाई बेटा, ये एफ इसकी वैल्यू बढ़ाई, तो ये सेम तरीके से बढ़ता चला गया, सेम तरीके से ये बढ़ता चला गया। बात समझ आई बेटा, सेम तरीके से बढ़ता चला गया। उसके बाद क्या हुआ, एक मैक्सिमम वैल्यू आती है, ऐसा रियलिस्टिक प्रॉब्लम में हमने ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि ये पहले एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, फिर उससे कम हो जाता है थोड़ा, फिर थोड़ा सा उससे कम हो जाता है बेटा। पहले ये बढ़ता है बेटा सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन में, फिर ये थोड़ा सा कम होता है, फिर ये कांस्टेंट हो जाता है, फिर कैसा होता है, कांस्टेंट हो जाता है बेटा। बात समझ में आई। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी बेटा फ्रिक्शन फोर्स लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो फ्रिक्शन फोर्स लगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लॉक चल नहीं रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लॉक चल नहीं रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा कैसा था, ब्लॉक रेस्ट पे था, कैसा था, रेस्ट पे। यहाँ पे ही चलना चालू हो गया, मोशन है। और ऐसा देखा गया बेटा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स और बाद में लगता है, ठीक है, जो बाद में लगता है उसकी वैल्यू, जब ये स्लाइड हो रहा होता है तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। फ्रिक्शन फोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। कैसा, काइनेटिक फ्रिक्शन। चलो नोट कर लो बेटा इस ग्राफ को, नोट कर लो बेटा इस ग्राफ को, नोट कर लिया, इस ग्राफ को नोट कर लिया बेटा सबने। यस सर। मिनट सर, 1 मिनट। जल्दी से नोट करिए बेटा। आप लोग बोलते नहीं हो ना, यहाँ पे मैं इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं और आप लोग बिल्कुल भी नहीं बोलते। बोल तो रहे हैं। क्योंकि अगर सिलेबस ही खत्म कराना है ना, तो पता नहीं चलेगा कि शताब्दी की तरीके से निकल के चले जाते हैं। अगर वही चाहिए तो चलो मैं करा देता हूँ, अभी 10 दिन लगेंगे, पूरा सिलेबस खत्म हो गया, हाथ में आ जाएगा मेरे। ना ये बताते हो कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया गया था, क्या नहीं पढ़ाया गया था, बस आके बैठ जाते हो ऑनलाइन, कुछ करना ही धरना नहीं है, क्या करेंगे कर धर के। ठीक है, बात तो सही है, घर पे पढ़ने को मिल रहा है फिर भी नहीं पढ़ पा रहे। बच्चे आते हैं बेचारे, यहाँ पे साइकिल से आते हैं, कुछ मेट्रो से आते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं तब चले जाते हैं। आप लोग घर पे पढ़ने को मिल रहा है फिर भी नहीं पढ़ रहे हो। चलिए नोट कर लिया ये। यस सर, हो गया। यस सर। चलो बेटा देखो, रेजिस्टेंस offered by एक सेकंड में नीचे लिखता हूं, ऊपर देख नहीं रहा होगा बेटा। रेजिस्टेंस offered by the friction force
force when there is no relative motion. When there is no relative motion. There is no relative motion. ब्लॉक बेटा एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं हो रहे. There is no relative motion between the two surfaces. Between the two surfaces. ठीक है. Resistance offered by friction force when there is no relative motion between two surfaces is more than that of when there is relative motion. There is relative motion between them. And that of there is relative motion between them. Motion between them. ठीक है बेटा. Resist friction force is called static friction force. Static friction force when the surfaces are at rest relatively. एक दूसरे के रिलेटिव में बेटा कैसे होनी चाहिए? रेस्ट होनी चाहिए. relatively and kinetic friction when they are sliding over each other. Sliding over each other. Sliding over each other. नोट करो बेटा. ओके सर. सर हो गया. डन सर. ओके. ठीक है. तो बेटा जब भी फ्रिक्शन फोर्स स्टार्ट हो जाएगा, चलो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि क्लासेस का टाइम भी खत्म हो गया. ठीक है बेटा.